So welcome students to the very awesome channel Just Neat. बच्चों आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो ऑल्टरनेटिंग करंट का लेक्चर 5 जिसमें हम प्योर रेजिस्टिव प्योर कैपेसिटिव सर्किट्स के बारे में पढ़ेंगे। प्योर रेजिस्टिव हम एक बार कर चुके हैं, उसका थोड़ा रिवीजन करेंगे और प्योर कैपेसिटिव को हम समझेंगे और उसके बाद जो है जो हमने अब तक पढ़ा उनके ऊपर कुछ एनालिसिस क्वेश्चंस करेंगे। लेकिन उससे पहले बच्चों अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ माइन। आई एम योर फिजिक्स मेंटर Dr. Khanna, having more than 20 years of teaching experience and have mentored more than 40,000 students and have produced more than 4,000 doctors till date. तो बच्चों उम्मीद करता हूं कि आप सबने अनअकैडमी की लर्निंग ऐप जो है वो डाउनलोड कर ली होगी, इंस्टॉल कर ली होगी। इन केस आप नए हैं, आपको मालूम नहीं था और आपने अभी तक ये काम नहीं किया है तो इमीडिएटली इसे डाउनलोड कीजिए और इंस्टॉल कर लीजिए। और बच्चों अगर आप सच में डॉक्टर बनना चाहते हो, आपकी इच्छा है कि आप डॉक्टर बनो, आपका ये सच्चा सपना है, तो बेटा प्लस की कैटेगरी में आओ। प्लस में वो सारी चीजें प्रेजेंट हैं जो आपको डॉक्टर बनने के लिए जरूरी है। टॉप मेंटर्स से गाइडेंस, उन्हीं टॉप मेंटर्स से पहले तो डाउट क्लियरिंग सेशन। टॉप मेंटर्स बोलते हैं तो उससे मीनिंग क्या है? ये वो मेंटर्स हैं बेटा जिनके क्लास नोट्स, कुछ ऑथर्स इनमें से जिनकी बुक्स ये दूसरे टीचर्स रेफर करते हैं अपनी क्लासेस में पढ़ाने के लिए। बच्चे इन बुक्स को पढ़ करके बहुत से कंसेप्ट्स गेन करते हैं। सोचो यही मेंटर्स आपको पढ़ाते हैं, गाइड करते हैं। आपके लिए कोर्स का करिकुलम क्या आपने पढ़ना है, किस तरह से पढ़ाना है, वो सारी चीजें ये प्लान करते हैं। और अबव ऑल आपके डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस, क्विजेस, सब कुछ इनके द्वारा किया जाता है। बहुत बड़ा एडवांटेज है ये, ठीक है। इतने मेंटर्स, इतने ढेर सारे मेंटर्स, आप सबका फायदा उठा सकते हो। मोर देन 56 मेंटर्स, टॉप मेंटर्स हैं ये। आप जिसकी क्लास चाहो उसकी क्लास अटेंड कर सकते हो बच्चों, और वो भी बहुत अफोर्डेबल प्राइस में। तो अगर आप सच में डॉक्टर बनना चाहते हो तो आओ प्लस की कैटेगरी में। वहां पे अपना गोल नीट की तरह नीट सिलेक्ट करो और उसके बाद सब्सक्रिप्शन की कैटेगरी में आकर के सब्सक्रिप्शन लो। अब सब्सक्रिप्शन तो वैसे तो आपको दिख रहा है 1 मंथ का भी अवेलेबल है, 3 मंथ का भी अवेलेबल है, लेकिन मैं बात करूंगा इस वक्त दो तरह के स्टूडेंट्स के लिए। पहली कैटेगरी है जो या तो 12th स्टडिंग है या 12th पास है। इन दोनों कैटेगरी की बात करते हैं पहले। दिस इज वन सिंगल ग्रुप। अगर आप इन दोनों में से किसी चीज को बिलोंग करते हो तो आपके लिए जो है इन दो में से कोई एक सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। और अगर आप 9th में हो या 10th स्टडिंग हो या फिर 11th स्टडिंग हो तो दिस इज आवर सेकेंड कैटेगरी। इसके लिए बेटा यू शुड गो फॉर 1 ईयर और 2 ईयर सब्सक्रिप्शन। आइडियल होगा इस कैटेगरी के लिए, सेकेंड कैटेगरी के लिए, कि वो 2 ईयर के सब्सक्रिप्शन में जाए, और इस फर्स्ट कैटेगरी के लिए आइडियल होगा कि वो 1 ईयर के सब्सक्रिप्शन के लिए जाए। प्राइसेस आप देख सकते हैं बच्चों क्या है। 6 मंथ्स के लिए फीस है 28,000, लेकिन अगर आप रेफरल कोड यूज करते हो किसी टीचर का, जैसे मेरा रेफरल कोड है डॉक्टर खन्ना, अगर आप ये कोड यूज करोगे तो यू विल गेट एन एडिशनल डिस्काउंट ऑफ 10%। आपको 10% वेव्ड ऑफ हो जाएगा। तो ये 28,000 वाली फीस आफ्टर 10% डिडक्शन माइनस 10% होने के बाद कॉस्ट करती है आपको 25,200। और इसी तरह से ये 10% का डिडक्शन हो जाता है आपके पास 34,650, और ये डिडक्शन हो जाता है तो इट कम्स टू 50,400। ठीक है, न्यू प्राइसेस एप्लीकेबल हो चुकी हैं और यही है वो न्यू प्राइसेस जो आपके सामने है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के लिए जाना चाहते हो, आप चाहते हो आपकी मनपसंद टीचर आपके लिए जो है कोर्स डिजाइन करे, टेलर मेड कोर्स हो, आपकी नीड्स के अकॉर्डिंगली हो, तो फिर आप जा सकते हो इस आइकॉनिक के लिए। इसके लिए 6 मंथ के लिए जो है दैट इज 38,000, आफ्टर डिस्काउंट 34,200, 1 ईयर वाला 65,000 एंड आफ्टर डिस्काउंट आप देख ही रहे हैं। सिमिलरली 1 लाख वाला 90,000 का हो जाएगा आफ्टर डिस्काउंट। तो यू कैन एनरोल which one suits you, whichever one suits you.
बच्चों आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जो है उसकी कॉस्ट आप देखोगे तो दैट इज कॉस्टिंग यू 4167 पर मंथ अगर आप 12 मंथ का लेते हो, और 24 मंथ का अगर आप लेते हो तो आपको कॉस्टिंग जो है वो आती है 5417 पर मंथ। ठीक है ना, ये 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन है और ये 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन है आपका। ये उल्टा लिख गया बेटा प्राइसेस, दिस शुड बी हियर एंड दिस शुड बी हियर। ठीक है, तो बच्चों देखते हैं अब हमारे पास आगे क्या चीज है। आपके लिए अनअकैडमी और क्या दे रहा है आपको, तो है अनअकैडमीज चैंपियन लीग। इसमें बेटा हर संडे को टेस्ट होता है, आप टेस्ट देते हो, अच्छा परफॉर्म करते हो तो यू हैव अ चांसेस टू विन प्राइजेस एंड स्कॉलरशिप्स। आप इसके लिए अपने को फ्री में एनरोल कर सकते हो। किन बच्चों के लिए है ये, हु आर प्रिपेयरिंग फॉर जेई एंड हु आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट। इन दोनों कैटेगरीज के बच्चों के लिए है। नीट का पेपर सेपरेट, जेई का पेपर सेपरेट। आप इसको फ्री में पेपर दे करके देख सकते हो कि आपकी स्टैंडिंग क्या, एंड एट द सेम टाइम यू कैन विन प्राइजेस एज वेल। इसी तरह बेटा अनअकैडमी इंटेलिजेंस क्वेस्ट है आपके लिए, यहां पे मंडे से थर्सडे तक लाइव सेशन चलता है एकदम। और इसमें आप लाइव सेशन में क्या करते हो, आप डीपीपी सॉल्व करते हो, क्वेश्चंस, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, यानी कि आप प्रैक्टिस करते हो प्रॉब्लम्स, वो भी लाइव दूसरे स्टूडेंट्स के साथ, वो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप भी कर रहे हो। मंडे टू थर्सडे 7 PM का टाइम। और फ्राइडे को टॉप मेंटर्स इन सबका इन डेप्थ एनालिसिस कराते हैं आपको। इसके लिए भी आप अपने को एनरोल कर सकते हो फ्री में। तो दिस इज द वे बाय विच अन अकेडमी इज गिविंग समथिंग टू द सोसाइटी, कि सबको पढ़ाई मिल सके, सब कुछ ना कुछ गेन कर सके उसके लिए। बच्चों जो बच्चे 12th पास आउट हो चुके हैं उनके लिए रीबूस्ट ड्रॉपर ब्रॉच 2021 स्टार्टेड है। आप अपने लिए साइट पे जाकर के अन अकेडमी की इसको सर्च करके इसके साथ अपने को एसोसिएट कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं बच्चों अपने आज के टॉपिक पे। जल्दी से रिकॉल करें कि हमने प्योर रेजिस्टिव सरफेस के लिए, सर्किट के लिए क्या पढ़ा था। अगर हमने जो वोल्टेज लगाई है यहां पे, ये मान लीजिए E इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा टी की वोल्टेज है, दिस इज द अप्लाइड वोल्टेज। किसी भी इंस्टेंट में मान लेते हैं एट एनी इंस्टेंट टी आई इज द करंट। आई क्या है, एट एनी टाइम टी, किसी इंस्टेंट टी पे फ्लो करने वाला इंस्टेंटेनियस करंट है। उस समय इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाएगा, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा वी आर, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर, वो हमें मालूम है आई आर, जो करंट इसमें से फ्लो कर रहा है इनटू रेजिस्टेंस। अब सर्किट में जितना पोटेंशियल अप्लाइड है उतना ही ड्रॉप होगा। इन पॉइंट्स के बीच में, सपोज M और N के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आप किसी भी पाथ से निकालेंगे सेम आएगा। अगर आप इस पाथ से निकालते हैं तो इट इज कमिंग एज आई आर, और अगर आप इस पाथ से जाते हो तो यही पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड वोल्टेज के बराबर हो गया इस इंस्टेंट की, यानी कि E के बराबर। तो हमने लिख दिया E इक्वल्स टू आई आर। अब आई आर को लेफ्ट में कर दिया ये, और E की ये जो वैल्यू थी ऊपर आपको दिख रही है, ये वाली वैल्यू उठाई और यहां पे E की जगह ला करके सब्स्टिट्यूट कर दी, I को सब्जेक्ट बना लिया। अब इसमें एक टर्म मिला हमारे को E नॉट बाय आर। आई नॉट यहां पे क्या है, आई नॉट इज E नॉट बाय आर इज द पीक करंट, दैट इज द मैक्सिमम करंट। सर्किट में फ्लो करने वाला ये पीक करंट है। ठीक है, अब आप इक्वेशन देखो फर्स्ट, ये वाली इक्वेशन देखो बच्चों, और ये वाली इक्वेशन देखो। आपको दिखाई देगा साइन के साथ इसमें भी एक एंगल लिखा है, साइन के साथ इसमें भी एक एंगल लिखा है, और वो दोनों एंगल सेम है। इसका मतलब है करंट और वोल्टेज सेम फेज में। सेम फेज का मतलब जब एक मैक्सिमम होगा तो दूसरा भी मैक्सिमम होगा, एक अपनी आधी वैल्यू पे होगा तो दूसरी भी अपनी आधी वैल्यू पे होगा। एक अगर जो है अपनी मैक्सिमम वैल्यू का 1/√2 टाइम्स होगा तो दूसरा भी अपनी मैक्सिमम वैल्यू का 1/√2 टाइम्स होगा।
एक जीरो हो जाएगा तो दूसरा भी जीरो हो जाएगा, मतलब ये चीजें साइमल्टेनियसली अकर करेंगी, रिपीट करेंगी। दोनों का पीरियड भी सेम है और दोनों फेज में भी हैं, एक साथ चलते हैं, ठीक है, तो दोनों का फेज सेम रहता है। अब हमने वेक्टर फेजर डायग्राम समझा था, तो उस वेक्टर फेजर डायग्राम में रिप्रेजेंट कर दिया। ये एरो यहां से यहां तक का जो है, दिस लेंथ, दिस इज पीक वैल्यू आई। इसका प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस, इसे आप वाई एक्सिस की तरह समझ लो, ये वाली लाइन, ये आपको इंस्टेंटेनियस करंट दे रहा है। इसका मतलब अभी इंस्टेंटेनियस करंट यहां से यहां तक का आपके पास वो आई है, दिस इज इंस्टेंटेनियस करंट। और ये जो यहां से लेकर के यहां तक का है एरो, ये आपको पीक वोल्टेज दे रहा है। इसका प्रोजेक्शन वाई एक्सिस पे, यानी कि ये वाली लेंथ आपको इंस्टेंटेनियस वोल्टेज दे रही है, ठीक है। ये रोटेट करेगा, ऐसे एक सर्कल बना लो। तो अभी आपके सामने क्या सिचुएशन है, ये एरो इस तरह से है। जब ये एरो ऐसा होगा तो ये वैल्यू जो यहां तक आ रही थी आपकी किसी चीज की, वो बढ़ करके यहां तक चली जाएगी। जब ये यहां पे आएगा तो मैक्सिमम हो जाएगी, उसके बाद डिक्रीज होना शुरू होगा, कम होता गया, कम होता गया, कम होता गया, तो इस तरह से डिक्रीज होता जाएगा। वही वैल्यूज आपको दिख रही है, तो दोनों एक साथ चल रहे हैं, सर्कल में रोटेट हो रहे हैं। मतलब अगर दोनों को मैं एक साथ रिप्रेजेंट करूं तो आई कैन रिप्रेजेंट लाइक दिस, एक और ये दूसरा। ये आपके लिए मान लीजिए करंट हो गया आई नॉट, और ये आपके लिए जो है ई नॉट हो गया। आई कितना हो गया, ये लेंथ आपके पास आई हो गई, इंस्टेंटेनियस करंट। ये लेंथ आपके पास आई नॉट हो गई, ई नॉट हो गई, सॉरी ई हो गई, ई नॉट नहीं ई, ठीक है ना। तो ये इस तरह से आपको बता रहा है कि दोनों एक साथ राइज फॉल करते हैं और हमेशा सेम फेज में रहते हैं। इसी चीज को हम वेव्स एक डायग्राम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस इज द वेव डायग्राम। वेव डायग्राम को देखिए हम, तो वेव डायग्राम में आप देख रहे हो दोनों शुरू में जीरो थे। ऑफ कोर्स दोनों की इक्वेशन लिखें तो ई की इक्वेशन आपने लिखी थी ई इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। टी जीरो कर दीजिए तो आपको दिखाई देगा कि ई जीरो हो गया। इसी तरह आपने आई की इक्वेशन पीछे कंक्लूड की है, आई नॉट साइन ओमेगा टी, अगर टी इसमें भी जीरो कर दीजिए तो जीरो हो जाएगा। ये ओमेगा 2 पाई एफ होता है, क्योंकि दोनों का ओमेगा सेम है इसलिए दोनों की फ्रीक्वेंसी भी सेम है। फ्रीक्वेंसी सेम है, टाइम पीरियड उसका रेसिप्रोकल होता है, तो टाइम पीरियड भी सेम है। आपको दिखाई दे रहा है एक साथ राइज और फॉल कर रहे हैं। अभी करंट अपनी पीक वैल्यू पे पहुंचा है, तो इस समय ये चीज जो है वो आपके पास ई नॉट है, ई भी अपनी पीक वैल्यू पे पहुंचा है। जब जीरो हुए तो दोनों जीरो एक साथ हो गए, नेगेटिव पे दोनों की पीक पहुंची तो एक साथ नेगेटिव पे पीक पहुंच गई, एंड सो ऑन। इस तरह से ये प्योर रेजिस्टिव सरफेस का सर्किट का हमारे पास वेव डायग्राम हो गया। अब देखो, जो रेजिस्टेंस होती है उसकी वैल्यू जो है ओमेगा पे या फ्रीक्वेंसी पे नहीं डिपेंड करती है, इंडिपेंडेंट। ओमेगा आप देख रहे हो जीरो है तो भी आ रही है वैल्यू, ओमेगा बढ़ करके से ओमेगा 1 हो गया तो भी आप देख रहे हो आर की वैल्यू आ रही है, ओमेगा बढ़ के ओमेगा 2 हो गया तो भी आर की वैल्यू आ रही है आपके पास। आर में कोई चेंज नहीं हो रहा आपके पास, तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी। रेजिस्टेंस डज नॉट चेंज विथ फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब है आप चाहे 60 हर्ट्ज वाला करंट लो यूएस वाला, चाहे 50 हर्ट्ज वाला करंट लो इंडिया वाला, अगर रजिस्टर आपने सेम लिया हुआ है तो उसकी वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा कि आपने उसको इंडिया में यूज किया या उसको यूएस में यूज किया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू पे। अब आ जाते हैं बेटा प्योर कैपेसिटिव सर्किट पे। प्योर रेजिस्टिव सर्किट हमने पहले से पढ़ा था, अब हम आ जाते हैं प्योर कैपेसिटिव सर्किट के लिए। तो आप देख रहे हो इस सर्किट में सिर्फ एक कैपेसिटर लगा हुआ है। अब इसको हम समझते हैं अप्लाइड वोल्टेज तो E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी ही है, ठीक है। जैसे जैसे करंट राइज करना शुरू करेगा, वोल्टेज राइज करना शुरू करेगी, करंट भी कह सकते हो राइज करना शुरू करेगा। करंट को ही मान लो, चलो करंट को लेके चलते हैं। करंट इंक्रीज होने लगा, कलर बदलते हैं, ये करंट इंक्रीज होने लगा,
यहां तक ये करंट इंक्रीज करेगा, इसके बाद डिक्रीज करेगा। जब तक करंट इंक्रीज हो रहा था तो ये एक प्लेट जो है वो से प्लस क्यू चार्ज, और ये दूसरी प्लेट जो है वो माइनस क्यू चार्ज एक्वायर कर लेती है। करंट आता रहता है, इसमें आता रहता है, ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू कर लेती है। इसके बाद भी चार्ज अभी बढ़ेगा, कम नहीं होगा। आप देखो करंट तो अभी भी आ रहा है, उसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो इस ड्यूरेशन में भी चार्ज बढ़ा आपके पास, इस ड्यूरेशन में भी। लेकिन क्या है, करंट डिक्रीज कर रहा है, करंट इज डिक्रीजिंग। ठीक है, तो ये कैपेसिटर जो है वो चार्ज जैसे जैसे एक्वायर करता जाएगा तो फर्दर आने वाले करंट को अपोज करेगा। शुरू में बैटरी का सपोर्ट था, ये बैटरी एक डॉन की तरह है, आप मान लो ये सपोर्ट दे रही थी, कैपेसिटर अपोज करने लगा, लेकिन ऑपोजिशन के अगेंस्ट भी करंट जो है उस बैटरी के बैकअप पे ग्रो करता रहा, ग्रो करता रहा। लेकिन क्या हुआ, इसकी ताकत बढ़ती रही, धीमे धीमे चार्ज इस पे इकट्ठा होता गया। इसकी ताकत बढ़ते बढ़ते इतनी हो गई कि बैटरी से ज्यादा मान लो इसकी हो गई, और अब देख लो बैटरी की ताकत भी कम हो रही है, वो अपना वोल्टेज को डिक्रीज करती जा रही है, पीरियोडिक फंक्शन लगा हुआ है, तो जीरो हो गया। इसके बाद क्या होगा, करंट ऑपोजिट डायरेक्शन का हो जाएगा, यानी कि पोलैरिटी रिवर्स होने की बात होगी हमारे पास कि कैसे करंट फ्लो किया, पहले एक डायरेक्शन में फिर दूसरे डायरेक्शन में। अब मान लो किसी इंस्टेंट पे, एट एनी इंस्टेंट टी, एट टी इक्वल्स टू टी, फाइनाइट है ये इंस्टेंट, कोई भी इंस्टेंट ले लो, चलो किसी इंस्टेंट टी पे बात करते हैं। लेट चार्ज ऑन कैपेसिटर बी क्यू, and di by dt is increasing and I is increasing, चलो di by dt is increasing कह देते हैं, rate of current is increasing। ठीक है, अब देखो क्या होगा इस इंस्टेंट के लिए, अगर हम लें, या आप आई के लिए भी कह सकते हो, इसको छोड़ देते हैं, इतने से ही देखते हैं। ये सिचुएशन ले ली, तो इस समय क्या है, अप्लाइड वोल्टेज तो है E, विच इज गिवन एज E नॉट साइन ओमेगा टी, और कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है VC, वो है Q बाई सी। इन दोनों को इक्वल होना चाहिए, क्योंकि जितनी अप्लाइड है उतनी ड्रॉप होगी, तो हम कह सकते हैं Q बाई सी इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा टी। ये आ गया हमारे पास। यहां से अगर मैं Q को सब्जेक्ट बनाऊं तो Q इक्वल्स टू सी ई नॉट साइन ओमेगा टी आ जाएगा। अब चार्ज इज इंक्रीजिंग, ऐसा कह देते हैं, चार्ज इज इंक्रीजिंग, यानी क्या, यहां से यहां तक के इंटरवल की बात कर रहे हैं, टी इक्वल्स टू 0 में से यहां तक का कोई भी टाइम ले लो आप, चाहे ये वाला टाइम ले लो, चाहे ये वाला टाइम ले लो, इसमें से कोई भी टाइम ले लो, इसमें चार्ज कैपेसिटर पे बढ़ ही रहा था, तो ये ले लिया। तो अब हम इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, आई इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी। अगर डिक्रीजिंग होता तो आई इक्वल्स टू माइनस डी क्यू बाई डी टी हो जाता, अगर चार्ज डिक्रीजिंग होता। तो अब आई कितना हो जाएगा, आई इक्वल्स टू डी बाई डी टी ऑफ सी ई नॉट साइन ओमेगा टी। इससे हमें मिलेगा आई इक्वल्स टू सी ई नॉट इंटू डी बाई डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी। इससे हमें मिलेगा आई इक्वल्स टू ओमेगा सी ई नॉट कॉस ओमेगा टी। डिफरेंशिएट कर दिया, साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव आ गया ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी, जो ओमेगा इंटू वाला ओमेगा आया वो ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और कॉस ओमेगा टी लिख दिया। इसको फर्दर देखें, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसमें तो कोई पाप नहीं है भाई, ऐसे लिखा जा सकता है इसे, तो ऐसे लिख दिया इसे हमने। क्या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जहां पे हमने कहा
where xc equals to 1 by omega c is called capacitive reactance. Capacitive reactance. देखो आप ऐसे लिखा करते थे I इक्वल्स टू, पिछले जो हमने रेजिस्टर वाला सर्किट पढ़ा तो उसमें आपने ऐसे लिखा था, और अब आप I लिख रहे हो E नॉट बाय I नॉट कह देता हूं, I नॉट लिख रहे हो E नॉट बाय XL। अब I नॉट तो यूनिट एम्पियर ही रहेगा, इसका यूनिट भी एम्पियर, ये E नॉट वोल्ट में होगा, ये वोल्ट में होगा, R ओम में होता था। डायमेंशनल वैलिडिटी के लिए ये चीज भी ओम में होनी चाहिए। इसका मतलब एक्सेल की डायमेंशंस और एक्सेल के यूनिट्स वही होंगे जो R के होते हैं। कैपेसिटिव रिएक्टेंस हैज सेम यूनिट्स एंड सेम डायमेंशंस एज दैट ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कि ये ओम में मेजर किया जाता है। ये एक तरह का ऑपोजिशन है जिससे कैपेसिटर सर्किट में फ्लो करने वाले चार्ज या करंट को अपोज करता है। आप समझ सकते हो, जैसे जैसे इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ये फर्दर आने वाले करंट को अपोज कर रहा है, या इधर से देखो इस पे नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो कर रहे हैं। अगर करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन इस तरह से, जब इलेक्ट्रॉन इधर जाने की कोशिश करेगा ये इलेक्ट्रॉन, तो ये नेगेटिव चार्ज उसको अपोज करेगा। तो चार्ज के फ्लो का ऑपोजिशन हो रहा है यहां पे, उसी को हम एक तरह से उस ऑपोजिशन को रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट कर रहे हैं, पर उसको रेजिस्टेंस नाम नहीं दिया, रिएक्टेंस नाम दिया है। और कैपेसिटर कर रहा है वो, तो उसे कैपेसिटिव रिएक्टेंस कह दिया है। ठीक है, अब इस करंट की इक्वेशन को देखते हैं हम क्या लिख सकते हैं। और I इक्वल्स टू E नॉट बाय XC साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। साइन 90 प्लस थीटा आपको मालूम है कॉस थीटा होता है, साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा होता है। तो आप देखो बिल्कुल वैसा ही फॉर्म है। अब इसको ऐसे लिख दूं तो क्या फर्क पड़ जाएगा, साइन थीटा प्लस पाई बाय 2 इक्वल्स टू कॉस थीटा। ठीक है, छुरी जो है वो खरबूजे पे गिरे या खरबूजा छुरी पे, रिजल्ट तो एक ही होता है। थीटा में चाहे पाई बाय 2 ऐड करो, चाहे पाई बाय 2 में थीटा ऐड करो, एक ही रिजल्ट आएगा। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब इस तरह से क्यों लिख लिया, क्योंकि हम कंपैरिजन करना चाहते हैं फेज एंगल का करंट और वोल्टेज का। वोल्टेज का फेज एंगल आप देखोगे तो साइन में है और ओमेगा टी है, इसका फेज एंगल जो है वो ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 है। इसका मतलब है कि करंट लीड कर रहा है, करंट का फेज एंगल बड़ा है। जब टी 0 था तो इसका फेज एंगल 0 हो रहा था ईएमएफ का, लेकिन जब वोल्टेज का फेज एंगल 0 हो रहा था, लेकिन जब टी 0 था तो करंट का फेज एंगल पाई बाय 2 हो रहा है। ठीक है, तो इसमें हम कहते हैं कि इक्वेशन 1 और से इसे इक्वेशन 2 कह लेते हैं। दिस इज थिंक इक्वेशन 2। फ्रॉम 1 and 2 we conclude that इसको इधर लिख देता हूं, we conclude that I यानी कि करंट लीड्स, रब कर देता हूं स्पेलिंग गलत हो गई, I leads E बाय पाई बाय 2 या 90 डिग्री। ठीक है, परेशान ना हो बच्चों कि बहुत गंदा हो गया, हैप्पीजार्ड हो गया, इधर हो गया। आपको चीज समझ में आनी चाहिए। अगले पेज पे यही चीज प्रिंटेड है, आपको क्लीन मिल जाएगा, नीट एंड क्लीन चीजें मिल जाएंगी ये सारी। तो हमें ये समझ में आ गया कि इसमें करंट जो है वो लीड करता है वोल्टेज से। ये देखो ये यहीं पे लिखा हुआ है, सेम चीज हमारे पास, E इक्वल्स टू क्यू बाई सी हो गया।
कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, तो Q इक्वल्स टू सी ई हो गया। E की वैल्यू हमने यहां से उठाई और इस जगह पे रख दी Q इक्वल्स टू सी ई में, तो ये लिखा E की जगह ये वैल्यू आई थी हमारे पास। अब I निकालने के लिए डिफरेंशिएट कर दिया जैसे पीछे किया था, ये रिजल्ट आ गया, ये रिजल्ट आ गया, ये रिजल्ट आ गया, यही हमने पीछे कंक्लूड किया था और हमें ये मालूम चल गया कि करंट लीड करता है वोल्टेज से। अब जो नई चीज हमारे सामने आई थी उसकी बात कर लें एक बार फिर से, XC। यहां से आप देख सकते हो इस चीज को हमने XC लिखा था, ठीक है ना। एक बार इसको यहां पे फिर से लिख देता हूं इस स्टेप को, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं I इक्वल्स टू E नॉट अपॉन XC साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। और एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, I इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। ठीक है, तो XC किसकी जगह यूज हो रहा है, इसकी जगह पे, तो XC इज 1 अपॉन ओमेगा सी। इसका मतलब है इसी चीज को मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन ओमेगा को 2 पाई एफ कहते हैं, 2 पाई एफ सी। तो आप देख रहे हो कि XC जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। अगर कैपेसिटर तो ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है, उसको तो आपने जो कैपेसिटर लेना था ले लिया। अब अगर आप अलग अलग फ्रीक्वेंसी के एसी सोर्स के साथ कनेक्ट करेंगे 50 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज, 100 हर्ट्ज, तो आप देख रहे हो कि ऑपोजिशन जो है वो फ्रीक्वेंसी के साथ डिक्रीज करेगा। क्यों डिक्रीज करेगा इसको एक बार समझते हैं हम, थोड़ा सा अपनी नॉलेज को यूज करके, अपने कॉमन सेंस को यूज करके समझते हैं। जितनी देर तक करंट ऐसे फ्लो करेगा, ये करंट जितनी देर तक फ्लो करेगा, हमें मालूम है कुछ देर के बाद करंट ने रिवर्स होना है, जितनी देर तक ये बड़ा करंट फ्लो करेगा उतना ज्यादा चार्ज इस कैपेसिटर की प्लेट के पास आएगा। इस प्लेट के पास जितना ज्यादा चार्ज आएगा उतना ही नेगेटिव चार्ज इस प्लेट के पास आएगा। ये दोनों प्लेट्स जितने ज्यादा चार्ज रखेंगी उतना ज्यादा ऑपोजिशन कर पाएंगी। ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी बड़ी फोर्स से अपोज कर पाएगा इस इलेक्ट्रॉन के फ्लो को, और इसी तरह ये पॉजिटिव चार्ज जो है हाई पोटेंशियल पे होने की वजह से करंट के फ्लो को अपोज करेगी। जितना ज्यादा पोटेंशियल उतना ज्यादा ऑपोजिशन, जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा ऑपोजिशन। बड़ा करंट जितनी देर तक फ्लो कर पाएगा उतना ज्यादा चार्ज एक्वायर होगा, और टाइम बढ़ाने पे इसका मतलब है इसका ऑपोजिशन बढ़ रहा है। टाइम का रेसिप्रोकल फ्रीक्वेंसी होती है, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से क्या होगा, ऑपोजिशन कम होगा, और उसी ऑपोजिशन को, उसी रेजिस्टेंस को, रेजिस्टेंस नहीं है एक तरह की रेजिस्टेंस आप कह सकते हो, कोई हमने नाम दिया है कैपेसिटिव रिएक्टेंस और उसे डिनोट किया है XC से। ठीक है, आपने रेजिस्टर के लिए देखा था कि रेजिस्टर के लिए जब हमने ग्राफ बनाया था वर्सेस ओमेगा, ऐसे बनाया रेजिस्टेंस वर्सेस ओमेगा का ग्राफ, तो ये ग्राफ हमारे पास किस तरह से बन के आया था, ये ग्राफ इस तरह की स्ट्रेट लाइन मिली थी हमारे को, ये डिपेंड नहीं करता था। लेकिन अब सोचो अगर हम बनाते हैं XC का ग्राफ अगेंस्ट ओमेगा सी, ओमेगा, तो आप देख रहे हो कि XC जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। जैसे जैसे ओमेगा बढ़ेगा XC कम होता जाएगा। तो ये ग्राफ कुछ इस तरह का ग्राफ हो गया हमारे पास। ये जिस समय XC 0 होगा उस समय रिएक्टेंस कैपेसिटर की ऑपोजिशन इनफाइनाइट होगी। कब 0 होगा, जैसे डीसी के लिए क्या होता है, फॉर स्टेडी डीसी, यहां पे लिख देता हूं नीचे, फॉर स्टेडी डीसी ओमेगा इक्वल्स टू 0। तो आपको याद है डीसी वाले सर्किट में क्या होता था, कैपेसिटर करंट को ब्लॉक कर देता था, कैपेसिटर करंट को ब्लॉक कर देता था, क्योंकि आप देख रहे हो कि जब ओमेगा 0 हो जाएगा तो उस समय XC इनफाइनाइट हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्शन इनफाइनाइट होगी, तो ये करंट को फ्लो नहीं करने देगा। ठीक है, क्योंकि उसमें कंटिन्यूसली चार्ज एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, इसका चार्ज बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, इतना बढ़ जाएगा कि आने वाले करंट को ये पूरी तरह से रोक देता था। लेकिन एसी में ऐसा नहीं होगा, बढ़ता जाएगा एक मैक्सिमम वैल्यू तक आया, फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में यानी कि डिस्चार्ज स्टार्ट हो जाएगा इसका। तो इसलिए एसी को कैपेसिटर ब्लॉक नहीं करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब फेज एंगल का रिलेशनशिप हमने देख लिया था, वही हमारे को यहां पे भी लिखा हुआ है, ये है,
ये वेव डायग्राम में रिप्रेजेंटेड है आपके पास। ये आपके पास करंट है डॉटेड वाला। जिस समय आप देख रहे हो कि वोल्टेज ई यहां से ग्राफ पास कर रहा है, ये गलत बना हुआ है, यहां से ओरिजिन से लेना। जिस समय ई 0 है, टी इक्वल टू 0 पे, ओमेगा टी, जिस समय आपके पास टी 0 है तो उस समय क्या हो रहा है, ईएमएफ तो 0 है लेकिन करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे है। ऐसा तो कैपेसिटर का बिहेवियर डीसी सर्किट में भी होता था। टी इक्वल टू 0 पे कोई ऑपोजिशन नहीं ऑफर करता था तो करंट मैक्सिमम होता था। वो अभी भी है, दिन में अपोज करता जा रहा है, करता जा रहा है, लेकिन पूरी तरह से अपोज कर पाता उससे पहले करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो गई, नेगेटिव हो गई, ये चलने लगा। तो ये दोनों आउट ऑफ फेज चल रहे हैं। और इसी तरह से वेक्टर फेजर डायग्राम में रिप्रेजेंट किया। ये बेस लाइन ली हमने, ये रेफरेंस लाइन ली है। इस रेफरेंस लाइन के रिस्पेक्ट में ई का फेज एंगल ओमेगा टी मार्क कर दिया। आपको बताया था फेज एंगल हमें एंटी क्लॉकवाइज लेना है, इसे ओमेगा टी मार्क कर लिया। इसका फेज एंगल कितना है, ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। तो यहां से स्टार्ट हुए और यहां तक चले गए ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि इस तरह से हम शो कर सकते हैं कि आई जो है यानी कि ये, और ई यानी कि या आई नॉट हो गया, ये ई नॉट हो गया, और ये वैल्यू यहां तक की, यहां से यहां तक की वैल्यू ये ई है, और ये वैल्यू जो है यहां तक की लेंथ, ये लेंथ आपके पास क्या है, आई, इंस्टेंटेनियस करंट इंस्टेंट पे, और ये वैल्यू क्या है, ई, और ये एरो क्या है ग्रीन वाला, दिस इज ई नॉट, ये क्या है, आई नॉट, मैक्सिमम वैल्यू। रोटेटिंग वेक्टर्स आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि क्या होते हैं उसी कंसेप्ट से। तो ये इसका वेक्टर फेजर डायग्राम हो गया। हम वेक्टर फेजर डायग्राम क्यों समझ रहे हैं, आपको जल्दी समझ में आएगा। जब एक से ज्यादा एलिमेंट्स हमारे पास आने लगेंगे तो ये वोल्टेजेस इस तरह से स्केलर तरीके से ऐड नहीं होंगी, वेक्टर के तरीके से ऐड होंगी, और वहां हमें यही डायग्राम हेल्प करेंगे इन्हें ऐड करने के लिए। कुछ कुछ आपको वेक्टर फेजर डायग्राम में अच्छे से समझा दिया था। ये वही आपको दिखाया था एक्सी वर्सेस ओमेगा का ग्राफ। ये दोनों इक्वेशंस लिखी हुई है एक्सी की, किस तरह से किस पे डिपेंड करता है। तो अब हम ध्यान रखेंगे इन प्योर रेजिस्टिव सर्किट, इन प्योर कैपेसिटिव सर्किट, अभी दो ही समझे हमने, इन प्योर कैपेसिटिव सर्किट, पहला फैक्ट, इसमें आई एंड आर इन फेज, यानी कि दोनों का फेज एंगल सेम होता है। और यही अगर हम इसमें आ जाएं तो पहला फैक्ट, आई एंड आर नहीं, आई एंड ई आर इन सेम फेज। इसमें आ जाए तो ये होता है आई लीड्स ई बाय पाई बाय 2। दूसरा फैक्ट, इसमें जो ऑपोजिशन का फैक्टर है यानी कि रेजिस्टेंस आर जो है इज इंडिपेंडेंट ऑफ ओमेगा। और इसमें क्या है हमारे पास, एक्सी है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा एंड इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना, एज वेल एज एफ। ये एफ के ऊपर और ओमेगा के ऊपर डिपेंड नहीं करता था। ठीक है, और ये तो हमें क्लियर ही आपको बता ही दिया था कि डायमेंशन जो होते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस के वो सेम होते हैं रेजिस्टेंस के, एसआई यूनिट ओम होता है। तो ये हमारे लिए एक नया टर्म आ गया है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, यानी कि द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर इन द फ्लो ऑफ करंट व्हेन द कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स, या जब हमारी सोर्स ऑल्टरनेटिंग करंट की होती है तो उस समय के लिए। तो बच्चों अब हमने काफी कुछ पढ़ लिया है, चीजों को समझ लिया है, तो हम अपने को एक बार एनालाइज करते हैं
कि हमारा एनालिसिस क्या क्या है। ठीक है, हमने क्या सीखा, कितना सीखा, उसका एनालिसिस करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम। तो चलिए पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, कह रहा है एन ऑल्टरनेटिंग करंट और आरएमएस वैल्यू 10 एम्पियर इज पास थ्रू अ 12 ओम resistor. The maximum potential difference across the resistor is maximum potential difference across the resistor. अब हमें मालूम है, चलो बच्चों पहले आप ट्राई कर लो, जल्दी से देखो आपके इस आंसर पे पहुंचते हो, क्विक एंड फास्ट, ट्राई टू गेट टू द आंसर। जब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं, आप लोग आंसर कंक्लूड करने की कोशिश करो। जल्दी जल्दी से आंसर कंक्लूड करने की कोशिश कीजिए बच्चों। योर टाइम इज टिकिंग बाय, जल्दी से कंक्लूड करें। देखो डीसी होता तो हम आईआर कर देते, लेकिन यहां ऐसा नहीं है हमारे पास, आपको सोच समझ के करना होगा। तो चलिए देखते हैं बच्चों, अगर आप अभी भी वर्किंग कर रहे होंगे तो पॉज कर लीजिएगा वीडियो, सॉल्यूशन मत देखिएगा और फिर वर्कआउट करके फिर दोबारा देखिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं बच्चों, अगर हमें वी आर चाहिए रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप, तो वो आई आर होगा, और ये आई आर हो गया हमारे पास। लेकिन अगर हमें वी आर मैक्सिमम चाहिए, तो हमें आई मैक्सिमम इंटू आर चाहिए। इसका मतलब आई नॉट इंटू आर चाहिए। चलो आर तो हमें दे दिया है, आर इज गिवन टू अस, लेकिन हमें आई आर एम एस दिया है। जब आई आर एम एस गिवन और कुछ मेंशन नहीं है कि करंट कौन से तरह का है, एसी तो है ही, मतलब उसका फॉर्म क्या है, वो साइनोसॉइडल है या नहीं है, तो हम साइनोसॉइडल ही मान के चलते हैं कि साइनोसॉइडल करंट है हमारे पास। और साइनोसॉइडल करंट के लिए हमें मालूम है आई आर एम एस आई नॉट बाय रूट टू होता था। इसका मतलब आई नॉट जो है वो रूट टू टाइम्स आई आर एम एस होगा। तो हम इसे लिख सकते हैं रूट टू आई आर एम एस इंटू आर। तो चलिए वी आर मैक्सिमम देख लेते हैं कितना निकलता है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके। रूट टू का मतलब हो गया 1.414। ठीक है, आई आर एम एस हमें दे दिया गया है 10 एम्पियर, इंटू 10 कर दिया, आर की वैल्यू हमें दे दी है 12। सब एसआई में सब्स्टिट्यूट किया है तो ये वोल्ट में मिलेगा हमारे को। इन्हीं दोनों का मल्टीप्लिकेशन 120 दे रहा है, और 1 से बड़े नंबर से अभी भी मल्टीप्लाई करना बाकी है। इसका मतलब है पहला आंसर नहीं हो सकता, दूसरा नहीं हो सकता, या तो तीसरा होगा या फिर नन ऑफ दीज होगा। तो चलिए जरा करके देख लेते हैं। इसे 12 को मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूं, 10 तो बाद में जीरो ही लगाना होगा। तो 12 इंटू 4 48, 4 आ गया मेरे पास। 12 इंटू 1 12 और 4 16 आ गया। ठीक है ना, 12 4 द 48, 16 1 बचा 48 और 1 9 49, 4 बचा, 12 इंटू 1 16। अब 10 से भी मल्टीप्लाई कर दिया तो 16.968, 16 पॉइंट नहीं सॉरी 16.968 तो यही आया, इंटू 10 था, ऐसे ही लिख देता हूं 16.968 इंटू 10, दैट इज 169.68 वोल्ट, इतना आ गया। तो ये आंसर हमारा मैच कर गया है, दिस इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए प्रोसीड करते हैं बच्चों। द रिएक्टेंस ऑफ अ 25 माइक्रोफैराड कैपेसिटर, देखो सी दे दिया आपको 25 इंटू 10 टू द पावर -6 फैराड, माइक्रो का मतलब 10 की पावर -6। फ्रीक्वेंसी दे दी है आपको 4000 हर्ट्ज। पूछा क्या है, रिएक्टेंस पूछी है। रिएक्टेंस का मतलब क्या पूछा है, एक्सेल पूछा है। चलो बच्चों जल्दी से निकालो एक्सेल की वैल्यू, अभी अभी पढ़ के आए हैं, फॉर्मूला आपको याद होगा,
और जरूर से याद करो बेटा ये फॉर्मूला, कंपटीशन में भी काम आएगा और अगर आपको बोर्ड का एग्जाम देना है तो वहां भी काम आएगा, दोनों जगह इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये फॉर्मूला। तो चलिए जल्दी से कंक्लूड कीजिए आप इसे। टाइम इज टिकिंग बाय, क्विक 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 एंड फास्ट फास्ट फास्ट। क्या होता है, कुछ बच्चे करते रहिएगा काम, मेरी बात भी सुनते रहिएगा और काम भी करते रहिएगा, कैलकुलेशंस अपने करते रहिएगा। क्या होता है, इतने समय से पढ़ा रहा हूं तो कई तरह के बच्चे सामने आते हैं। एक बहुत बड़ा लॉट स्टूडेंट का ऐसा होता है जिनसे जब कहो कि बेटा दिखाओ तो आपको मैंने असाइनमेंट दी थी, डीपीपी दी थी, आपने क्या सॉल्व किया, तो कहता है सर रफ में सॉल्व किया, आपको नहीं समझ में आएगा सर। ठीक है, तो उसको समझाता हूँ बेटा ऐसा मत सॉल्व करो कि मुझे ना समझ में आए, इतने दिन से फिजिक्स पढ़ा रहा हूं और मुझे नहीं समझ में आएगा तो फिर क्या किया आपने, तो थोड़ा ऐसा काम करो कि समझ में आ जाए मेरे। तो कहता है ठीक है। फिर कुछ दिन के बाद उससे कहता हूँ बेटा डीपीपी दी थी, लाओ बताओ क्या किया तुमने उसमें। तो कहता है सर, एक कॉपी भी खोल देता है सामने, पहला क्वेश्चन किया नहीं होता है। मान लो वो 12वां क्वेश्चन मेरे से डाउट पूछ रहा है, पहला किया नहीं होता है, तो कहता हूँ यार पहला भी तुमने नहीं लगाया है और डाउट तुम सीधा 12वां क्वेश्चन पूछ रहे हो, ऐसा क्यों। तो कहता है सर पहला तो ओरल था, कर दिया। कहा अच्छा तीसरा भी तुमने नहीं किया है, दूसरा लगाया है लेकिन तीसरा तुमने फिर नहीं किया है, वो क्यों। कहता सर बहुत आसान है, हो ही जाएगा, वो देखते ही समझ में आ रहा है कि उसे तो मैं कर ही लूंगा। तो 12 तक आते आते मालूम चला 8 क्वेश्चन उसने और नहीं लिख रखे हैं उसमें, लेकिन वो कहता है ये सब बहुत आसान है सर, मैं ओरली कर लूंगा। अच्छा ठीक है बेटा, बहुत अच्छी बात है, ओरली कर लोगे, और 12वां वाला क्यों नहीं लगाया। तो बोला अरे सर कैसी बात करते हो, अभी तो बताया आपको कि आया नहीं, डिफिकल्ट क्वेश्चन है। मतलब उसने लगाया क्या, जो इजी था वो इसलिए नहीं लगाया क्योंकि मैं कर लूंगा, और जो डिफिकल्ट था वो आता नहीं था इसलिए नहीं लगाया। बेटा ये प्रैक्टिस, ये काम मत करो, लिखने की प्रैक्टिस छूट जाती है और बहुत गलतियां होती हैं, केयरलेस मिस्टेक बहुत होती है, बच्चे सही आते हुए क्वेश्चन को भी गलत करके आते हैं। इसलिए ऑलवेज इजी डिफिकल्ट जो भी है लिख के करो एंड ट्राई टू गेट टू द फाइनल आंसर। ठीक है, एक्सेप्ट एग्जाम के बाकी सब समय इजी क्वेश्चंस को भी सॉल्व करके फाइनल आंसर कंक्लूड करो, ताकि आपको ये मालूम रहे कि आपसे केयरलेस मिस्टेक कितनी हो रही है, आप उसी समय उसको एलिमिनेट करते जाओ। अब तक में जिसने सॉल्व करना होगा कर लिया होगा, तो लेट्स मूव ऑन टू इट। देखते हैं एक्सेल का फॉर्मूला हम पर क्या पढ़ के आए थे। एक्सेल को हम पढ़ के आए थे 1/2 क्या ये पढ़ के आए थे या ये पढ़ के आए थे 2πfc, इनमें से हमने क्या पढ़ा। चलो कुछ को याद है लेकिन कुछ भूल गए, तो उनकी याददाश्त को वापस लौटा देते हैं एक बार जल्दी से क्विकली कि हम एक्सेल को क्या पढ़ के आए थे। तो देखो एक्सेल कह रहा हूं, एक्सी को हम पढ़ के आए थे 1/2πfc, सी भी नीचे ही था, इसमें डिनोमिनेटर पे था सी, ठीक है ना, 1/2πfc। तो इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे, ना तो ये सही है ना ये सही है, एक्सी का करेक्ट फॉर्मूला है 1/2πfc। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, 1/2 तो नंबर ही है, पाई को पाई रहने देते हैं, पाई के फॉर्म में ही आंसर भी दिख रहा है। एफ की वैल्यू हमें 4000 हर्ट्ज दी गई थी, 4 × 10⁻³ कर दिया उसे, फिर से लिखता हूं गलत लिख दिया, एक्सी इक्वल्स टू 2π × 4 × 10⁻³ 4000 को 4 × 10⁻³ लिखा है, और 25 × 10⁻⁻6 ऊपर 1, ठीक है, ये ओम में आएगा तो इतने ओम लिख दिया। नाउ एक्सी इक्वल्स टू 4 और 25 का मल्टीप्लीकेशन किया तो ये मिल रहा है 10⁻², 100, ठीक है। अब ये 100 हो गया, ये 10⁻³ और ये 10⁻² लिया, 10⁻5 हो गया, ये 10⁻6 और ये 10⁻5 का मल्टीप्लीकेशन किया, -6 सॉरी, तो 10⁻−1 आया। तो इसका मतलब इसका रिजल्ट हो गया, ये 10⁻−1 ऊपर ले जाके लिख दूं, ऊपर हो गया, और नीचे ये, इससे इसको कैंसिल कर दिया तो रिजल्ट आ गया 5/π, ठीक है। तो 5/π ओम, तो दिस इज आवर करेक्ट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The capacity of a pure capacitor is 1 farad. The capacity of a pure capacitor is 1 farad. यानी कि C की वैल्यू दे दी आपको
1 फेराड बहुत बड़ी कैपेसिटेंस होती है। इन डीसी सर्किट इट्स इफेक्टिव रेजिस्टेंस विल बी, यानी कि एक्सी पूछ रहा आपसे डीसी सर्किट के लिए। ये मैं आपको डायरेक्ट बता के आया था, तुरंत आंसर दे दो भाई इसका। तो आपको बताया था कि क्या होता है एक्सी की वैल्यू डीसी सर्किट के लिए, डीसी सर्किट का ओमेगा कितना, डीसी सर्किट का ओमेगा कितना, फ्रीक्वेंसी कितनी, 0, कोई चेंज नहीं करता, कांस्टेंट रहता है। तो अगर फ्रीक्वेंसी 0 और एक्सी था 1/2πfc, तो नीचे 0 आ गया ये फॉर डीसी। अब कहें फॉर डीसी, ये अलग से फॉर डीसी एफ इक्वल्स टू 0। अगर एफ 0 हो गया तो एक्सी फॉर डीसी कितना हो जाएगा, फॉर डीसी ये हो जाएगा 1/0, ठीक है ना। तो इन्फिनाइट आ गया। बताया भी था कि भाई डीसी के लिए अल्टीमेटली क्या करता है, कॉमन सेंस भी लगाओगे तो ब्लॉक कर देता है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करता है। फाइनली स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर डीसी को ब्लॉक कर देता था। तो इसका मतलब है इसकी रिएक्टेंस इनफाइनाइट या इसकी रेजिस्टेंस डीसी सर्किट के लिए इनफाइनाइट होती है। ये इलेक्ट्रोस्टैट में भी पढ़ा आपने कैपेसिटर के चैप्टर में। चलिए बच्चों, अब आपके सामने यहां पे फिर से एक क्वेश्चन है। इन एन एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली कैपेसिटेंस, करंट के लिए आपको करेक्ट स्टेटमेंट इन चारों में से चूज करनी है कि क्या होता है। ये हम अभी अभी डेरिवेशन करके आए हैं, तो तुरंत तुरंत का तो याद होना चाहिए। कोई गजनी हो तो मैं कह नहीं सकता, कुछ गजनी भी होते हैं, अभी पढ़ा और अभी गायब। तो चलो देखते हैं। ये हम अभी अभी पढ़ के आए थे कि करंट लीड करता है वोल्टेज को बाय π/2। तो इसका आंसर हमारे पास सी है, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। थ्योरेटिकल क्वेश्चन में इससे ज्यादा टाइम लगना नहीं चाहिए हमारे को। In an AC circuit, an alternating voltage E equals to 200√2 sin 100t volt is, ठीक है ना। ये वोल्ट यूनिट है आपके पास, ऐसे रीड करो इसे। is connected to a capacitor of capacity 1 microfarad. RMS value of the current in the circuit is, आपको सर्किट में RMS वैल्यू बतानी है। तो जल्दी से करंट की RMS वैल्यू सर्किट के लिए कंक्लूड करें आप लोग, क्विक एंड फास्ट, जल्दी जल्दी से कंक्लूड कर ले बच्चों। टाइम इज टिकिंग बाय, समय बहुत तेजी से भाग रहा है, जल्दी जल्दी कर लो भाई। फिफ्टीन सेकेंड्स मोर, 15 सेकेंड के बाद मैं सॉल्व करना शुरू कर दूंगा इसे, आप जल्दी से इसे करें। चलिए बच्चों देखते हैं। देखो हमने अभी पढ़ा I नॉट इक्वल्स टू ई नेट अपॉन एक्सी, ये हम पढ़ के आए। और आई आर एम एस के लिए हम जानते हैं आई आर एम एस इक्वल्स टू I0/√2। इसका मतलब है हम लिख सकते हैं I0 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे, E0/√2 XC, और XC की वैल्यू हमने पढ़ी 1/ωc या 2πfc कह सकते हो। सबसे पहले तो इस इक्वेशन को कंपेयर किया E इक्वल्स टू E0 साइन ωt से, तो ओमेगा की वैल्यू तुरंत दिख गई 100 है। C की वैल्यू डायरेक्ट गिवन है 10⁻⁻⁶, तो ये आ गया 10⁴ ओम, ठीक है। अब आ जाते हैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पे इस वाले एक्सप्रेशन में। E0/√2, E0 हमें दिख रहा है 200,
√2, ई नॉट है 200 √2 डिवाइडेड बाय √2 करना है ई आरएमएस के लिए, अपॉन एक्सी निकाला हमने 10⁴, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास कितना आ गया भाई, ये √2 तो कैंसिल हो गया। एक बार फिर से कैलकुलेट करो, देखो मैंने कहा था ना देयर आर मेनी स्लिप्स बिटवीन द कप्स एंड लिक, शायद मैंने ही कुछ गलत लिख दिया क्योंकि वैल्यू बहुत बड़ी आ रही है मेरे पास। नहीं ठीक तो आ रही है, 4 ही तो लिखा है, मेरे दिमाग में पता नहीं कहां से -4 आ गया, ठीक है ना। तो इसको जल्दी से कंक्लूड कर लीजिए आंसर फिफ्थ का। सी दिख रहा, आप तो बहुत आसानी से दिख रहा है, ठीक है ना। इसको ऐसे लिखे 2 × 10⁻² हो गया, या फिर 20 × 10⁻−2 है, सॉरी 10⁻³ हो गया। 20 × 10⁻³ का मतलब 20 मिली एम्पियर हो गया हमारे पास। तो सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों। एन AC supply gives 30 VRMS which passes through a 10 ohm resistance. The power dissipated in it is, कितनी पावर डिसिपेट होगी आपको ये बताना है। जल्दी से कंक्लूड करें, छोटा सा ही क्वेश्चन है, एकदम बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। ये आरएमएस यहां पे नहीं होगा, AC सप्लाई गिव्स, ये ऐसे 30 वोल्ट, यहां पे नहीं है, आरएमएस वोल्टेज ऐसे पढ़िएगा, यानी कि 30 वोल्ट आरएमएस वोल्टेज, ये लीजिएगा, ऐसे रीड कीजिए इसे। देखो हमें मालूम है आरएमएस, हमने समझा था कि इफेक्टिव वैल्यू लेते हैं। इफेक्टिव वैल्यू जो करंट की होती है, वर्चुअल वैल्यू होती है। हीट के लिए बताया भी था आपको कि डीसी करंट स्टेडी वाला पास कराओ टी टाइम के लिए रेजिस्टेंस आर से, और एक एसी करंट टी टाइम के लिए उसी रेजिस्टेंस आर से पास कराओ। अगर दोनों में हीट प्रोड्यूस सेम होती है तो उस डीसी की जो वैल्यू होती है वो कहलाती है आरएमएस वैल्यू ऑफ द एसी, ठीक है ना। यानी कि आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी उस डीसी करंट के बराबर है जो उसी टाइम में उसी रेजिस्टेंस में उतनी हीट प्रोड्यूस करता है जितनी कि एसी कर रहा है। और हमें मालूम है डीसी जो हीट प्रोड्यूस करता है उसके लिए पावर का फॉर्मूला होता है I²R, पर यूनिट टाइम की जो एनर्जी है वो I²R होता है। तो इसका मतलब है एसी के लिए लिखना होगा तो हम IRMS का स्क्वायर इंटू आर कर देंगे। IRMS दे ही दिया, या ये एक लिख लो या फिर ये भी फॉर्मूला होता था VRMS का V²/R। तो यहां पे एसी के लिए लिखना है, ये पावर है, तो इसी पावर को हम ये भी लिख सकते हैं VRMS का स्क्वायर बाय आर। VRMS दे दिया 30 वोल्ट हमारे को, उसका स्क्वायर कर दिया 30 × 30, आर दे दिया 10, ठीक है ना। पावर है तो वॉट में निकलेगी, एक जीरो कैंसिल कर दिया, 90 वॉट आंसर हो गया हमारा, सिंपल बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। A direct current of 2 ampere and an alternating current having a maximum value of 2 ampere। एक डीसी करंट है, स्टेडी डीसी, स्टेडी डीसी, उसके लिए क्या है, आई की वैल्यू दी है 2 एम्पियर। एक एसी है, उसके लिए आपको आई नॉट की वैल्यू दी है 2 एम्पियर। कह रहा है डायरेक्ट करंट ऑफ 2 एम्पियर एंड एन अल्टरनेटिंग करंट हैविंग अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 2 एम्पियर फ्लो थ्रू टू आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेस। दोनों आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेस है, तो एक से आप क्या कर रहे हो, ये रेजिस्टेंस है, इसमें से आप 2 एम्पियर का डीसी करंट पास करा रहे हो, और इसमें सेम रेजिस्टेंस आर है, इसमें आप एसी करंट पास करा रहे हो, आई एसी है, जिसके लिए फॉर विच आई नॉट इक्वल्स टू 2 एम्पियर है।
आपसे पूछा रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूसिंग द टू रेजिस्टेंसेस विल बी, जल्दी से बता दीजिए, छोटा सा ही क्वेश्चन है। इसमें जो हीट प्रोड्यूस होगी पहले वाले सर्किट में वो होगी 2 का स्क्वायर इंटू आर, इसमें जो हीट प्रोड्यूस होगी वो होगी आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर। आई आर एम एस का मतलब है आई नॉट बाई रूट टू, उसका स्क्वायर हो गया इंटू आर। आई नॉट की वैल्यू आपको 2 एम्पियर दी गई है, तो 2 अपॉन रूट टू का स्क्वायर इंटू आर। अब दोनों का रेशियो निकालना है आपको, तो ये आपके पास है 4R और ये वैल्यू आपके पास आ रही है 2R। रेशियो निकालोगे तो 2R डिवाइडेड 4R डिवाइडेड बाई 2R, 2:1। तो C इज द करेक्ट आंसर। इसके लिए C करेक्ट आंसर हो गया। R तो सेम ही था, सिंपली आपको ये समझ लेना था इसके भाई रूट 2 टाइम्स करके हमारे को निकाल देना है। चलिए नेक्स्ट टाइम देखते हैं। In a heating arrangement, an alternating current having a peak voltage of 28 ohm is used. पीक वोल्टेज दी गई है, यानी कि I नॉट आपको दिया गया है 28 एम्पियर का। To produce same heat, the constant current used should be, इसके इक्विवेलेंट कांस्टेंट करंट। निकालना है, ये तो IRMS की वैल्यू ही है, यानी कि आपको IRMS निकालने को कह रहा है सिंपली। और IRMS हमें मालूम है कि जो चीज हमें निकालनी है वो IRMS निकालनी है, तो IRMS इक्वल्स टू आई नॉट बाई रूट टू। आई नॉट की वैल्यू दे दी है 28 एम्पियर, बाय रूट टू 1.4 ले लो नियरली उसे, तो ये हो गया 28 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 14, 14 से इसको कैंसिल किया 2 इंटू 10 20। IRMS लगभग IRMS अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 20 एम्पियर। तो हमारा आंसर सी हो गया, नियरली 20 एम्पियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जल्दी से कर लीजिए बच्चों, मैं क्वेश्चन रीड नहीं कर रहा हूं, आप खुद से रीड कीजिए और जल्दी से क्विकली आंसर कर लीजिए। ऐसा ही क्वेश्चन अभी आप पीछे करके आए हैं, क्विक एंड फास्ट कर लीजिए इसे। एमीटर की रीडिंग पूछी है, आपको यह भी बताया था कि एसी के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं एमीटर वोल्टमीटर, वो डीसी से डिफरेंट होता है। उन्हें हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट कहते हैं क्योंकि वो हीट मेजर करते हैं, और हीट मेजर करने के लिए हमें मालूम है इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एसी क्या यूज करते हैं, आरएमएस यूज करते हैं। तो मतलब इनडायरेक्टली आपसे आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट पूछा है। आपको ये जो फैक्टर्स दिए गए हैं, एक ये मैथमेटिकल डेटा प्रोवाइडेड है, एक ये मैथमेटिकल डेटा प्रोवाइडेड है, और आपसे पूछा गया है IRMS कितना है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसे क्विकली आप सॉल्व कर लें जल्दी से। हमें मालूम है IRMS इक्वल्स टू आई नॉट बाई रूट टू। आई नॉट का मतलब होता था ई नॉट बाई एक्सएल, ये हो गया। इसको आप ऐसे लिख लो, ई नॉट बाय रूट टू टाइम्स एक्सएल। एक्सएल जो है वो क्या होता था, 1/ओमेगा c, तो ई नॉट रूट टू इंटू 1/ओमेगा c। इसका मतलब ये हो गया ई नॉट ओमेगा c बाय रूट टू। तो IRMS इक्वल्स टू, ई नॉट की वैल्यू आपको दे दी गई है ये 200 रूट टू, और ओमेगा की वैल्यू ये मिल गई, दिस इज ओमेगा, तो इनटू 100,
c की वैल्यू ये दी गई है आपको, दैट इज 10⁻⁻⁶ बाय √2। √2 कैंसिल हो गया, ये आ गया 20 मिली एम्पियर। 20 मिली एम्पियर आंसर हो गया। ये एम्पियर में है हमारे पास, मिली में कर लीजिए, 20 मिली एम्पियर रिजल्ट हो गया हमारे पास। ठीक है ना, इसको ऐसे कर लो, मिली एम्पियर में करने के लिए 2 × 10⁻⁴ × 10⁻⁻⁶, ये ऑलरेडी है, × 10⁻³ करके मिली एम्पियर लिख दो इसे, और इसको भी 3 करके यहां 20 कर दो, तो ये 10⁻³ 10⁻³ 10⁻⁶, और ये 10⁻⁻⁶, इतना पोर्शन 10⁻0 यानी कि 1 हो गया, तो 20 मिली एम्पियर आंसर हो गया हमारे पास। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। In a certain current circuit, current changes with time according to I equals to 2 √t. Root mean square value of the current from t equals to 2 to t equals to 4 सेकेंड is। जल्दी से करिए, t equals to 2 सेकेंड से यहाँ पे भी सेकेंड कर देते हैं, 2 सेकेंड से लेकर 4 सेकेंड के बीच में आपको IRMS की वैल्यू निकालनी है। क्विक एंड फास्ट जल्दी से सॉल्व करें बच्चों, कंपटीशन में अक्सर इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। और ध्यान रखिएगा ये साइनोसोडल नहीं है, गलती मत कीजिएगा कि √2 से डिवाइड करके निकालने की कोशिश करें आप इसे, कि मैक्सिमम वैल्यू निकाल दें 4 सेकंड पे मान करके कि 4 पे तो बड़ी लहर लगातार निकाल दो और उसे √2 से डिवाइड कर दो। ऐसी गलती मत कीजिएगा, सोच समझ के कीजिएगा, डेफिनेशन यूज कीजिएगा IRMS की। IRMS ये क्या था, इसको हमने डिफाइन किया था मीन ऑफ I² का रूट। ठीक है ना, तो सबसे पहले तो I² निकाल लो इस जगह से, I² इक्वल्स टू 4t हो गया। अब इसको सम कर लो, सम करने के लिए क्या करेंगे, मैथमेटिकल फॉर्म इसका जो लिखा था वो भी याद कर लें। इसका मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा था हमने इंटीग्रेशन I² dt 0 से t डिवाइडेड बाय t का रूट। ठीक है, तो I² की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 4t, I² की जगह लिख दिया 4t, dt की जगह dt, नीचे तो कैपिटल T था ही, तो IRMS इक्वल्स टू 4t का इंटीग्रेशन किया 4t² बाय 2 2t², विथ t चेंजिंग फ्रॉम 0 to t डिवाइडेड बाय t। इसमें अपर वैल्यू रखी हमने t का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय t, नहीं 0 से t नहीं था, सॉरी, हमें वैल्यू दी गई है 2 सेकंड से लेकर के 4 सेकंड के लिए, 2 से 4, 2 से 4, तो 2 से 4 करना था, 2 से 4, तो इसको ठीक कर लेते हैं, सही समय पे देख लिया। चलिए देखते हैं 2 से 4 के लिए इंटीग्रेशन किया तो 2t² आया था, 2 तो मैंने ये लिख दिया t², और ये टाइम जो है उसे del t समझ लो, del t समझ लो। del t हमारे पास 2 से 4 तक का इंटरवल 2 सेकंड का हो गया, 2 लिख दिया, और ये टाइम चेंज हो रहा है 2 से लेके 4 तक का, ये 2 2 कैंसिल कर दिया, 16 माइनस 2 14, रूट नहीं लगा रखा है, रूट भी लगाते चलें, रूट 16 माइनस 4 था, सॉरी 16 माइनस 4 12 का रूट, दैट इज 2√3, सी ऑप्शन 2√3। इसको एक आसान तरीका भी है करने का, ग्राफ बना दो, बहुत आसान तरीका, इसीलिए मेरा कंसंट्रेशन उस पर नहीं बन रहा था, क्योंकि मुझे मालूम था कि एक आसान तरीका है और मैं उससे करूं तो ज्यादा अच्छा है। I² वर्सेस t का ग्राफ बना दो। अब अगर इक्वेशन ये है I² की, तो ये स्ट्रेट लाइन हो गई ओरिजिन से पास करती हुई ऐसे, यहां पे मान लो t की वैल्यू 2 है, यहां पे मान लो t की वैल्यू 4 है, ये सेकंड में।
आई स्क्वायर जो है वो एम्पियर स्क्वायर में। यहां पे करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई स्क्वायर का मतलब है 4t, t जब 2 है तो ये 8 हो जाएगा हमारे पास, और यहां के लिए करंट की के स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसी के लिए 4 है t तो ये 16 हो जाएगी। अब अगर मैं आई स्क्वायर डी टी कर रहा हूं, आई स्क्वायर डी टी का इंटीग्रेशन कर रहा हूं 2 से लेके 4 तक, तो ये मुझे क्या दे रहा है, ये मुझे एरिया दे रहा है। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि ये एरिया दे रहा है। कौन सा एरिया दे रहा है, ये वाला एरिया दे रहा है। ये तो ट्रेपेजियम बना हुआ है, इसका एरिया निकाल दें, उसके बाद इसे 2 से डिवाइड करना है और फिर रूट निकालना है। ट्रेपेजियम का एरिया हाफ सम ऑफ द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स। एक साइड इसका ये वाला 8 यूनिट का, दूसरा वाला इसका ये वाला साइड पैरेलल वाला 16 यूनिट का, इनटू सेपरेशन बिटवीन दीज टू साइड्स वो 2 यूनिट का, डिवाइडेड बाय 2 कर दिया क्योंकि इसको हमने t से डिवाइड करना था डेल t से, तो वो वाले t से डिवाइड कर दिया 2 से। इसका रूट भी निकालना था तो इसका रूट भी निकाल दिया। ये अब देखो, ये 2 कैंसिल कर दिया, 16 और ये 8 24, हाफ से मल्टीप्लाई हुआ रूट 12 हो गया। ये रूट 12 का मतलब ये वाला आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है बच्चों, जल्दी से कर लें इस क्वेश्चन को आप लोग, क्विक एंड फास्ट। द इलेक्ट्रिक करंट एंड एसी सर्किट इज गिवन बाय दिस मच। इसके लिए मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था, जल्दी से आप कंक्लूड करें। देखो आपको मैंने इसका फॉर्मूला ये बताया है कि अगर आपको ऐसे दे दिया जाए, I इक्वल्स टू, याद करा दे रहा हूं एक बार, I1 साइन ओमेगा टी प्लस I2 कॉस ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी भी हो सकता है, यहां पे कॉस ओमेगा टी भी हो सकता है, कुछ भी हो जाए। तो इसके लिए IRMS की वैल्यू, IRMS ये होता है अंडर रूट में I1 का स्क्वायर प्लस I2 का स्क्वायर बाय 2। तो तुरंत इसको कर दो सॉल्व डायरेक्ट फॉर्मूले में रख करके, शॉर्ट ट्रिक है ये। ठीक है ना, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, डिवाइडेड बाय 2 का रूट, तो ये हो गया 25, ऊपर ऐड होकर के 25 रूट के बाहर आ गया 5, 5 बाय रूट 2, ए आंसर आ गया, ए इज द आंसर। ठीक है, बाकी आप दूसरे मेथड से निकालना चाहते हो तो आप ऐसे लिखो इस आई को, I इक्वल्स टू 5 टाइम्स 3/5 साइन ओमेगा टी प्लस 4/5 कॉस ओमेगा टी। नाउ I इक्वल्स टू 5 एज इट इज रहने देते हैं, साइन ओमेगा टी पहले टर्म का एज इट इज लिख लिया, इसे लिख लेते हैं कॉस 53 डिग्री प्लस कॉस ओमेगा टी एज इट इज लिख लेते हैं, और 4/5 को लिख लेते हैं साइन 53 डिग्री, 53 डिग्री। तो I इक्वल्स टू 5 एज इट इज रहने देते हैं, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी प्लस हो रहा है साइन ए प्लस बी का फॉर्म हो गया, साइन ओमेगा टी प्लस 53 डिग्री। इसका मतलब है इसको कंपेयर करें तो ये हमारे पास फॉर्मेट क्या हो गया, ये हो गया I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5, साइनोसोडल फंक्शन हो चुका है, आई नॉट की वैल्यू 5 हो चुकी है, तो IRMS इक्वल्स टू आई नॉट बाय रूट 2 कर सकते हैं आप इसे, आई नॉट 5 आया था, 5 बाय रूट 2। ठीक है ना, लेकिन ये मेथड बड़ा आसान है, इससे कर लो, बहुत छोटे से में हो जाता है। तो बच्चों आज की क्लास यहीं तक, विश यू ऑल द बेस्ट, हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू।